हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पार्थसारथी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू किया हूँ, जिसमें से मैं एक चैप्टर ग्रामर का भी लाया था। परंतु मैंने सोचा कि ट्रांसलेशन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश से संबंधित है और जितना हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। तो चलिए, हम सब फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, यानी कर्ता के रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप, जो काल है। यानी इसमें देखिए एक नोट लिखा हूँ मैं। नोट में कि काल का क्रिया के रूपों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको समझना है। काल का क्रिया के रूपों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी टेंस जो है, यानी क्रिया के जो रूप है उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। काल मतलब आप समझ लीजिए, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये सब क्या आपका काल है। तो इसका जो है कि क्रिया के रूपों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि राम पढ़ता है, राधा लिखती है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार एक क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक नोट मैंने लिखा है। नोट है कि इस प्रकार के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से वर्तमान काल में होता है, यानी किन से। जैसे यहाँ देखिए, राम पढ़ता है, राधा लिखती है, वे पढ़ते हैं, या मैं पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार जो वाक्य, जैसा बोल के देखिए, राम पढ़ता है, इससे क्या पता चल रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से, है ना, वर्तमान काल में होता है। जैसे राम लिखता है, तो क्या है, राम लिखता है मतलब वर्तमान में है। वे पढ़ते हैं, ये भी वर्तमान काल में है। तो एक स्ट्रक्चर में लिखा है कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता है, ती है, ते है। ये हिंदी का हो गया आपका स्ट्रक्चर, और अंग्रेजी का है सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको इंडिफिनिट भी कहते हैं, ये इंग्लिश में हो गया। तो मोटा मोटी तौर पर जो चैप्टर है फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब या सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडिफिनिट। जैसे आप एग्जांपल देखिए, राम लिखता है, वे पढ़ते हैं। तो इसका आगे हम लोग रूल देखेंगे। जैसे रूल 1 है कि धातु प्लस ता है, ती है, ते है का अनुवाद होता है एम, इच, आर का या प्लस वर्ब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है, वो लिखता है, ही इज राइट, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। रूल 1 है कि धातु प्लस ता है, या ती है, या ते हैं का अनुवाद इज, आर, एम से नहीं करना है। जहाँ भी आपको दिखे कि धातु प्लस ता है, ती है, यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जब आपको दिखे कि धातु प्लस ता है, ती है या ते हैं, तो उसका आप इज, आर, एम लगाकर प्रयोग नहीं करना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल है, वो लिखता ही इज राइट, ये गलत है। तो यही इस रूल में हमने सीखा। इस रूल में क्या सीखा मैंने, कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में धातु प्लस ता है, या ती है रहे, या ते है रहे, तो उसका अनुवाद कभी भी हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग करके नहीं करेंगे, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वो लिखता है, ही इज राइट नहीं होगा यहाँ, है ना। तो होगा क्या, ये इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल में। उसके बाद रूल 2 है, हूँ, है, हैं का अनुवाद इज या आर या एम तब होता है जब ये वाक्य में प्रधान क्रिया कार्य करते हैं। हालांकि ग्रामर में एक चैप्टर है वर्ब, तो उसमें उसके कई टाइप्स हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, मैन वर्ब, ये एक ही क्रिया होती है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब है ना, कुछ मॉडल्स भी हैं, तो वो ग्रामर में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। तो हूँ, है का अनुवाद इज, आर, एम तब होता है, याद रखिएगा, जब ये वाक्य में प्रधान क्रिया का कार्य करते हैं, यानी कि मैन वर्ब जो होगा। और मोटा मोटी तौर पर आप समझ लीजिए, मैन वर्ब किसको कहेंगे, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो क्रिया होती है उसको मैन वर्ब कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ही के बाद इज आया, यही है मैन वर्ब का, या इसको हम फुल वर्ब भी कहते हैं ना, या इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी प्रधान क्रिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और उसके तुरंत बाद इज आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इज, ये प्रधान क्रिया है। तो जब ये वाक्य में प्रधान क्रिया कार्य करते हैं
तब हम इजर का प्रयोग करते हैं हूँ है के लिए। जब हिंदी में आपको देखिए है रहे अंत में किसी वाक्य का, तो आपको क्या करना है, तब वहाँ पर इजर का प्रयोग करेंगे। और याद रहिए इज आर एम प्रधान क्रिया होना चाहिए, यदि इसके साथ प्रधान होगा तो वो नहीं होगा। तो वह गरीब है, इसीलिए यहाँ पर देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है इसीलिए क्या है, ही इज पुअर, क्योंकि अंत में यहाँ पर है लगा हुआ है और ये प्रधान क्रिया का काम कर रहा है। यानी ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो क्रिया होती है उसे हम प्रधान क्रिया कहते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम फुल वर्ब कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रूल 3 में देखिए क्या है। रूल 3 है, इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ फुल वर्ब प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं, उसी से संबंधित ये सूत्र रूल है आपका। तो इसमें एक रूल पढ़ यानी 2 रूल पढ़ चुके हैं। तीसरा रूल क्या है, इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ फुल वर्ब प्लस एस या ई एस का प्रयोग होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ही सी इट या नेम, है ना, नेम। तो ही सी इट या किसी का नाम को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो जब भी सेंटेंस में ही आए, सी आए, इट या किसी का नाम आए, तब उसके साथ जो क्रिया यानी फुल वर्ब होगा उसके साथ एस या एस लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से संबंधित है ये, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये रहता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर राम लिखता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है ये, और इसका आपका क्या हो जाएगा, राम राइट्स। यही कारण है कि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और राइट आपका फुल वर्ब हो गया और इसी में एस ई एस जुटा हुआ है। तो फुल वर्ब प्लस ये में लिखा फुल वर्ब प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी के साथ क्या हो जाएगा, राइट्स, यानी राम राइट्स हो जाएगा। राम लिखता है, राम राइट्स, राम इज राइट्स कभी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे इसको भी। अब रूल 4 में देखिए क्या है। रूल 4 में है कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी पर्सन नंबर के साथ फुल वर्ब से एस या एस को हटा देते हैं। जी उल्टा आप यहाँ पर समझ लीजिए, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही मान लीजिए कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहेगा, तब दूसरा आपका आ गया, जैसे कि आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये सब फर्स्ट पर्सन का आता है। फिर यू आ जाएगा आपका, है ना, आपका हो जाएगा दे, द बॉयज़, इस तरह का आएगा। तब क्या कीजिएगा, तब क्या करना है, तो वही सूत्र यहाँ बताया गया कि रूल 4 क्या है, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर, यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि ही सी इट या किसी के नाम को छोड़कर यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए आपका, यानी पर्सन नंबर, सॉरी यहाँ पर नंबर लिखिएगा NU, गलत हो गया टाइपिंग में, नंबर के साथ फुल वर्ब से एस एस हटा देंगे। यानी जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे वे पढ़ते हैं तो दे आएगा, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन में नहीं है ये दे, है ना, यानी थर्ड पर्सन को छोड़ के दूसरा चीज़ हुआ ये। तो हालांकि ये क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है दे, है ना। तो वे पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर दे रीड्स नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, रीड, यानी फुल वर्ब साथ यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, ये एस या एस को लोप कर दिया, यानी रीड ऐसे भी एस या एस हटा दिया गया है। तो वे पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, दे रीड। उसके बाद तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और इसके आगे इसमें और भी सारे रूल्स हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।